Hello students, welcome to the channel English 360, and today we are going to read the chapter 4th from your book Vistas, and the name of the chapter is The Enemy. The Enemy is written by Pearl Asbuck. So firstly I would like to tell you something about the writer here. तो पर्ल एस बक जो थी उनका जन्म हुआ था इन 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 1892 in USA, and she spent a considerable part of her life, almost 40 years, in China. So you can understand that most of her writing is based on Chinese settings, you can say. And she won a Pulitzer Prize in 1932 for her novel The Good Earth, and in 1938 she won the Nobel Prize also in literature. Okay, and she was a good humanitarian also, and she was quite active in humanitarian efforts. So this story is written by Pearl S. Buck, The Enemy. So मैं आपको थोड़ा इस स्टोरी के बारे में बता देता हूँ, and this story is written in this story the time of Second World War is shown. और क्या होता है, an American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. तो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है, तो देखिए आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आपस में युद्ध था वो जापान और अमेरिका के बीच में भी था. और प्रिजनर्स ऑफ वॉर वो होते हैं जिनको युद्ध के दौरान बंदी बना लिया जाता है. जो दुश्मन देश से जो आर्मी पर्सन जो होते हैं जिनको युद्ध के दौरान बंदी बना लिया जाता है, तो दोज आर कॉल्ड प्रिजनर्स ऑफ वॉर. तो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो एक, आप ये कह सकते हो कि काफ़ी क्रिटिकल स्टेट के अंदर, मतलब बहते बहते समुद्र से एक जापानीज़ डॉक्टर के दरवाजे तक आ पहुंचता है. मतलब लहरें उसको वहां तक ले आती है. और अब जापानीज़ डॉक्टर के सामने एक डिलेमा है, एक धर्म संकट है. क्या, शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियोट. तो क्या उसके सामने एक डिलेमा इस बात का है कि एज ए डॉक्टर क्या उसे उसका इलाज करना चाहिए, या फिर उसे एक पैट्रियोट के तौर पे, एक जापानीज होने के नाते उसे अपनी, क्योंकि वो दुश्मन था जापान का, उसे पुलिस के या आर्मी के हवाले कर देना चाहिए. तो एक बहुत बड़ी दुविधा थी. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस चैप्टर. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of Japanese coast where as a little boy he had often played. तो डॉक्टर सदाओ होकी का घर कहाँ बना हुआ था? जापान के एक समुद्री तट के किनारे पर बना हुआ था, ठीक है, जहाँ पर अक्सर बचपन में वो खेला करता था. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. तो देखिए वहाँ पे जो उनका छोटा सा, मतलब नीचा घर था, ज़्यादा उसकी हाइट नहीं थी, वो स्क्वायर स्टोन से बना हुआ था और चट्टानों के ऊपर वो बना हुआ था, ठीक है. और वो बीच था वो काफ़ी नैरो था, और वहाँ पे काफ़ी पाइन्स के जो ट्रीज लगे हुए थे और वो भी झुके हुए थे, ठीक है. तो ऐसी जगह पे डॉक्टर सदाओ का जो घर था वो बना हुआ था. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. तो जब वो छोटा था सदाओ, तो वो अक्सर क्या किया करता था, उन पाइन्स के पेड़ पे चढ़ा करता था नंगे पैरों से. और ऐसा करते हुए उसने किसको देखा था? साउथ सीज के अंदर कुछ लोगों को देखा था जो कि कोकोनट्स के लिए पेड़ों पे चढ़ा करते थे. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan." तो उसके जो फादर थे डॉक्टर सदाओ होकी के, वो उसे अक्सर उन आइलैंड्स पे ले जाया करते थे, समुद्र के पास जो कुछ आइलैंड्स थे, और हमेशा वो उस छोटे से बहादुर बच्चे को ये बात कहा करते थे कि ये जो आइलैंड्स देख रहे हो ना उस पार, वो क्या है, जापान के भविष्य के लिए स्टेपिंग स्टोन्स है. मतलब इन्हीं जो आइलैंड्स पे जाके आप आगे का भविष्य अपना मतलब इम्प्रूव कर पाओगे. जापान के लिए, भविष्य के लिए वो स्टेपिंग स्टोन्स के जैसे हैं. तो सदाओ ने एक क्वेश्चन किया था सीरियसली उनसे कि वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम. सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, कहते हैं कि पापा हम उन पे चढ़ के कहाँ जाएंगे, उन स्टेपिंग स्टोन्स पे, हमारा फ्यूचर कैसा होगा. कहने का मतलब, हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट. तो उसके पापा ने भी ये जवाब दिया था कि कौन जानता है और कौन हमारे फ्यूचर को लिमिट कर सकता है. मतलब जो संभावनाएं हैं वो असीमित होती है, हम जो चाहें अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चाहें प्रोग्रेस कर सकते हैं. ये उनका जवाब था. Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son.
तो सदाओ ने अपने पापा की ये बात याद रखी थी, जैसा कि वो हर बात याद रखता था, और उसके पापा ने कभी भी उसके साथ जो है वो मजाक नहीं किया था, कभी खेला नहीं था उसके साथ, लेकिन उन्होंने बड़े उसके लिए मतलब कष्ट उठाए थे, मतलब अपने इकलौते बेटे के लिए। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। तो डॉक्टर सदाओ को यह पता था कि उनके पापा की सबसे बड़ी चिंता जो है वो उनकी एजुकेशन है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। तो कहते हैं कि इसी रीज़न के लिए उन्हें 22 की एज में अमेरिका भेजा गया था, ताकि अमेरिका जाके वो सर्जरी और मेडिसिन के अंदर जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो वहाँ जाके सीख सके। He had come back at 30 and before his father died he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist। और वो 30 की उम्र में 8 साल अमेरिका में बिता के लौटे थे डॉक्टर सदाओ की, और उसके पापा जो जिनकी मौत होने से पहले उन्होंने अपने बेटे को ना केवल एक बढ़िया सर्जन के तौर पे बल्कि एक अच्छे साइंटिस्ट के तौर पे भी मतलब फेमस होते हुए देख लिया था। Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops। और डॉक्टर सदाव क्योंकि एक सर्जन होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी थे, इसलिए उनको मतलब ट्रूप्स के साथ, सेना की टुकड़ी के साथ बाहर नहीं भेजा गया था, विदेश नहीं भेजा गया था, क्योंकि वो एक ऐसी डिस्कवरी पे काम कर रहे थे जिससे क्या हो जाता, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती तो घाव जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता, मतलब घाव का कोई भी निशान ना बचता। Also he knew that there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan। और सदाओ के जापान में रुकने का, सेना के साथ न जाने का एक दूसरा कारण भी था कि जो ओल्ड जनरल था उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रही थी, और ऐसा था कि उसके लिए कोई ऑपरेशन या कोई सर्जरी भी करनी पड़े, तो इस बात के लिए भी सदाओ को रखा गया था, क्योंकि जो वो जनरल थे वो सदाओ के अतिरिक्त किसी और पे भरोसा नहीं करते थे। Clouds were rising from the ocean now। The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves। समुद्र से अब बादल जो है वो ऊपर उठ रहे थे, ठीक है, और पिछले कुछ दिनों की जो अनएक्सपेक्टेड जो गर्मी थी उसने क्या कर दिया था, रात की ठंडी हवाओं से हैवी फॉग को खींच लिया था। Sadao watched mists hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines। तो सदाओ क्या देख रहा था, सदाओ वहीं अपने घर के पास खड़ा हुआ देख रहा था कि किस तरह से जो कोहरा है वो एक पास ही के एक आइलैंड को पूरी तरीके से उसकी आउटलाइंस को छुपा रखा है उस कोहरे ने, जो धुंध वहाँ पे आई हुई थी समुद्र तट के पास और उसके घर के पास, और किस तरीके से वो कोहरा रेंगता हुआ बीच से होता हुआ उसके घर के पास आ रहा था, और पाइन्स की जो वहाँ पे पेड़ लगे थे उनको चारों तरफ से घेर रहा था। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। और सदाओ ये भी जानता था कि कुछ ही मिनट में ये जो कोहरा ये धुंध थी उसके घर को भी घेर लेगी। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन। और उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाएगा, अपने घर में चला जाएगा, जहाँ पे हना जो थी उसकी वाइफ वो उसके 2 बच्चों के साथ उसका इंतज़ार कर रही होगी। But at this moment the door opened and she looked out, a dark blue woolen haori over her kimono। तो अभी जो है उसी टाइम क्या हुआ कि जब वो ये सोच ही रहा था तो अचानक से दरवाज़ा खुला और हना ने बाहर देखा। हना ने क्या डाला हुआ था, शी हैड वॉन अ डार्क ब्लू वुलन हावरी ओवर हर किमोनो। किमोनो एक जो होती है वाइट स्लीव जापानीज ड्रेस होती है, और उसके ऊपर उसने क्या एक हैवरी डाला हुआ था, ठीक है, एक वुलन हैवरी। तो ये भी क्या होता है, किमोनो के ऊपर डाला जाने वाला एक गारमेंट होता है। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड स्माइल एंड सेड नथिंग। तो वो बड़े प्यार से उसके पास आती है और अपनी जो है बाजू उसकी बाजू पे रख देती है, और वो खड़ा रहता है और उसकी तरफ मुस्कुराता है और कुछ भी नहीं कहता। He had met Hana in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese। वो पहली बार हना से अमेरिका में मिला था जब वो पढ़ने के लिए गया हुआ था, लेकिन उसने तब तक इंतज़ार किया था, मतलब प्यार में पड़ने से, तब जब तक कि वो पूरी तरीके से उसे ये कंफर्म नहीं हो गया था कि वो जापानीज़ थी। His father would never have received her unless she had been pure in her race। उसके पापा डॉक्टर सदाओ के पापा हना को कभी भी एक्सेप्ट ना करते अगर वो पूरी तरीके से मतलब उन्हीं की रेस की नहीं होती या जापानीज़ नहीं होती। He wondered often whom he would have married if he had not met Hana
and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally at an American professor's house. वो कई बार अक्सर ये सोचता था कि वो किससे शादी करता अगर हना उसे ना मिली होती, और किस तरीके से किस्मत से वो उसे एक बहुत ही कैजुअल तरीके से मिली थी, बाय चांस मिली थी, बल्कि एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, anxious to do something for their new foreign students, and the students though bored had accepted this kindness. जो प्रोफेसर साहब थे और उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी काइंड लोग थे, बड़े दयालु थे, और उनके मन में ये रहते थे कि अपने जो नए उनके जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे उनके लिए वो कुछ ना कुछ करें. और जो उनके स्टूडेंट्स थे उनसे बोर तो हो जाते थे, लेकिन फिर भी उनको उन प्रोफेसर सर और उनकी वाइफ की जो दयालुता थी वो पसंद आती थी. Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. और सदाओ ने हना को बताया भी था कि लगभग सदाओ का मन ये हो चला था कि वो उस रात प्रोफेसर हार्ले के घर नहीं जाएगा. ठीक है. द रूम्स were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble, but he had gone and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स वहाँ बोर इसलिए हो जाते थे क्योंकि प्रोफेसर हार्ले का जो घर था वो छोटा था, वहाँ खाना भी इतना अच्छा नहीं बनता था, उनकी वाइफ बड़ी बातूनी थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, लेकिन फिर भी वो गया था और वहाँ पे उसे हना मिली थी, एक नई स्टूडेंट, और उसने उसी टाइम ये महसूस किया था कि अगर ये पॉसिबल हो पाया तो वो हना से प्यार करेगा, मतलब उसके फादर की अगर ये परमिशन मिल पाई और अगर वो जापानीज़ निकली तो. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the 2 children. और अब क्या महसूस किया, अब देखिए उनके घर की बात बताई जा रही है कि किस तरह कोहरा छाया हुआ था, तो वापस वो यादों में मतलब खोया हुआ था आज जब हना उससे पहली बार मिली थी, और अब वापस वो प्रेजेंट सिनेरियो में आ जाता है कि अब उसे उसका हाथ जो है अपनी बाजू पे महसूस होता है, और ये बात उसे बड़ी खुशी दे रही थी और वो इस बात से अवेयर भी था. हालांकि उनकी शादी हुई इतने साल हो चुके थे, उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन आज भी मतलब वो बात उसे खुशी दे रही थी. For they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hana had talked everything over beforehand. तो कहते कि वो लोग जल्दबाजी में उनके अमेरिका में मैरिज नहीं हुई थी, उन्होंने अपनी स्कूलिंग वहाँ पे की थी, उसके बाद वो जापान आए थे वापस, और जब उसके पापा ने उसे देख लिया था उसके बाद वो मैरिज अरेंज की गई थी पुरानी जापानीज़ रीति रिवाजों से. और हालांकि इसके बारे में सदा और हना ने पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी, बातचीत कर ली थी. दे वर परफेक्टली हैप्पी. शी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म. वो लोग बड़े खुश थे और उसने क्या किया, अपना जो गाल था उसकी बाजू पर टिका दिया हना ने. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean, flung, it seemed, to his feet by a breaker. और तभी अचानक दोनों की नज़र जो है वो बाहर पड़ी, उन्हें कुछ एक कोहरे से कोई काली चीज़ आती हुई दिखाई पड़ी, और वो एक आदमी था. ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी एक बड़ी लहर ने उसे पैरों के बल बाहर फेंक दिया हो समुद्र से. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head, then the curled mist hid him again. वो लड़खड़ाता हुआ कुछ कदम आगे बढ़ा और उसकी जो बॉडी थी, मतलब उसकी आउटलाइन जो है वो कोहरे में दिखाई दे रही थी, उसकी बाजुएं उसके सिर के ऊपर थी. अचानक से फिर से ये जो कोहरा है वो बल खाता हुआ उसने उस आदमी को फिर से छुपा लिया था. Who is that? Hannah cried. हना एकदम से चिल्ला के बोलते कि वो कौन है. शी ड्रॉप्ड सदाओ's arm and they both leaned over the railing of the veranda. तो उसने सदाओ की बाजू छोड़ दी थी और अब दोनों वो बरामदे की रेलिंग जो थी उससे झुककर उसे देखने की कोशिश करने लगी कि कौन आ रहा था. Now they saw him again. और अब वो आदमी उन्हें फिर से दिखाई दिया. The man was on his hands and knees crawling. वो आदमी अपने हाथों और घुटनों के बल चल रहा था, रेंग सा रहा था. Then they saw him fall on his face and lie there. और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो अपने मुंह के बल गिर पड़ा है और वहीं पे रह गया है. A fisherman perhaps, Sadao said, washed from his boat. He ran quickly down the steps and behind him. तो सदाओ कहता है कि शायद कोई मछुआरा है और हो सकता है कि अपनी बोट से बह गया हो समुद्र में. वो तेज़ी से सीढ़ियों से उतरता है और उसके पीछे पीछे
हना केम हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, और पीछे पीछे उसकी वाइफ हना आती है और उसने जो वो पहना होता है जापानीज जो गारमेंट है उसकी वाइट स्लीव्स थी, तो वो उसके नीचे उतरने से वो उड़ रही होती है हवा में। A mile or two away on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. 1 मील या 2 मील दूरी पे दोनों तरफ क्या थे, फिशिंग विलेजेस थे जहाँ पे काफ़ी मछुआरे थे, लेकिन यही एकमात्र जो था वो खाली और अकेला कोस्ट था। और ये बड़ा मतलब खतरनाक था क्योंकि यहाँ पे बड़ी खतरनाक चट्टानें थी। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वो स्पाइक्ड विद रॉक्स, और लहरों को यहाँ पर किनारे पर जो थी वो मतलब काफ़ी चट्टानें वो क्या कर देती थी, चीर देती थी। मतलब चट्टानों के आप ये कह सकते हो कि तीखे ऐसे सिरे थे जिससे अगर कोई मतलब लहर किसी को कोई इंसान को अगर बाहर फेंके तो वो चट्टानों पे आके गिरता और उसको वो चुभ जाती थी। Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. और जैसे जैसे वो आदमी उन रॉक से, उन नुकीली रॉक से बच के आ गया था आगे, और ये तो श्योर था कि वो बुरे तरीके से उसे घाव मतलब आए होंगे या वो जख्मी हुआ होगा उन चट्टानों से। They saw when they came toward him that indeed it was so. और जब वो उसके नज़दीक आए तो उन्होंने देखा कि सच में ऐसा ही था। The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. क्योंकि उसकी तरफ जो एक मतलब उसकी एक साइड की तरफ जो मिट्टी थी वहाँ पर जो है रेड सोकिंग थी, मतलब एक धब्बा था मतलब खून का, और वो काफ़ी मतलब उसकी बॉडी उसमें भीग गई थी और मिट्टी भी काफ़ी उसमें भीग गई थी। ही इज़ वुंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ ने मतलब कहा कि ये तो जख्मी है। ही मेड हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस हिज फेस इन द सैंड, तो उसने जल्दबाजी की उसके घाव को देखने की कोशिश की, और वो आदमी जो था वो बेजान वहाँ पे पड़ा था, उसका चेहरा मिट्टी में धंसा हुआ पड़ा था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सॉक्ड विद सी वाटर, और एक पुरानी सी कैप जो थी वो उसके सिर के चिपकी हुई थी जो कि समुद्र के पानी से पूरी तरीके से भीगी हुई थी। ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट्स, और उसने फटे, आप ये कह सकते हो कि उसके जो कपड़े थे वो काफ़ी मतलब पुराने से हो गए थे या फिर काफ़ी फट चुके थे, रैक्स जैसे बन चुके थे वो। सदाओ स्टॉप्ड, हना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड, दे सॉ द फेस। सदाओ रुका, हना उसके साइड में थी और उन्होंने जैसे उस आदमी का फेस टर्न किया, उसका हेड टर्न किया, तो उन्होंने उसका चेहरा देखा। अ वाइट मैन, हना विस्पर्ड, हना धीरे से बोली कि ये तो एक वाइट मैन है। यस इट वॉज अ वाइट मैन, द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. हाँ, ये एक वाइट मैन ही था और उसकी जो वेट कैप थी वो एक तरफ गिर गई, और उसका जो उसके बाल थे वो येलो कलर के थे, इतने बड़े हो गए थे जैसे कि काफ़ी वीक से इन्हें काटा नहीं गया हो, और उसके उस नौजवान और सताए हुए चेहरे पर रफ येलो कलर की बियर्ड थी। वो बेहोश था और उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो लोग उसके लिए क्या कर रहे थे। नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वुंड एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और अब सदाओ को वो घाव ध्यान में आया और अपनी एक्सपर्ट फिंगर से वो क्या करने लगा, उसे उसकी तलाश करने लगा, उसे सर्च करने लगा, मतलब घाव ढूंढने की कोशिश करने लगा। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच ऑन द राइट साइड ऑफ द लोअर बैक, सदाओ सो दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड, और जैसे ही सदाओ ने उसे मतलब टच किया तो फिर से खून बहने लगा उस घाव को टच करने से। उसकी राइट साइड जो लोअर बैक थी वहाँ पे सदाओ ने देखा कि एक जो है गन का जख्म है जो कि दोबारा खुल गया है, मतलब वहाँ पे गोली लगी हुई थी और वो घाव अब फिर से मतलब खुल गया है, ओपन हो गया है। द फ्लैश वॉज ब्लैकन विद पाउडर, और जो वहाँ पे जो मांस था वो गन पाउडर से क्या हो गया था, ब्लैक हो गया था। Sometime not many days ago the man had been shot and had not been tended. ऐसा लगता है कि जैसे ज़्यादा दिन नहीं हुए इस आदमी को गोली लगी है और इसके कोई किसी ने उपचार नहीं किया है। It was bad chance that rock had struck the wound. और ये उसकी बदकिस्मती थी कि चट्टानों ने से फिर से वो घाव ओपन हो गया था और उससे खून बहने लगा था। Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. The mist screened them now completely, and at this time of day no one came by. The fishermen had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. तो हना धीरे से कहती है एक गंभीर आवाज़ में कि अरे देखो इसका कितना खून निकल रहा है, और जो कोहरा था वो अब उन्हें कम्प्लीटली कवर कर लेता है, और उस दिन के उस समय कोई भी वहाँ आता भी
नहीं था और आया भी नहीं। फिशरमैन जो थे वो पहले ही घर जा चुके थे, और जो बीच कॉम्बर्स थे, जो बीच पर कुछ वैल्यूएबल्स की तलाश में जो चीज़ें ढूंढने आते थे, वो लोगों ने समझा होगा कि आज का दिन अच्छा नहीं है, ख़राब है, कोहरा वगैरह छाया हुआ है, तो वो लोग भी इधर नहीं आए होंगे। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाओ मटर्ड। सदाओ हल्के से बुड़बुड़ाता कि हम इस आदमी का क्या करें। बट हिज ट्रेन्ड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टांच द फियरफुल ब्लीडिंग। सदाओ ये सोच रहा था कि इस आदमी के साथ क्या किया जाए, क्योंकि वो एक वाइट मैन था, ठीक है, और लेकिन जो उसके ट्रेंड हैंड्स थे, एक डॉक्टर के जो हैंड्स थे उसके, वो अपने आप ही क्या करने लगे, अपना काम करने लगे, और जो बड़ी भयानक अंदाज से उसको उसके घाव से खून निकल रहा था, तो वो उसे रोकने की कोशिश करने लगे कि कुछ ना कुछ वहाँ पर स्टॉन्च करके उस घाव को रोका जाए, कुछ फीलिंग करके उसमें। ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस दैट स्टूड द बीच। और उस बीच पर क्या थी, कुछ काई वगैरह वहाँ पे फैली हुई थी, तो उसने क्या किया, कुछ काई की हेल्प से उस घाव से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की, उससे उस घाव की पैकिंग की। द मैन मोन्ड विद द पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। बेहोशी में वो आदमी कराया, लेकिन वो उठा नहीं नींद से। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाओ सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। सदाओ खुद ही अपने क्वेश्चन का जवाब दे देता है कि सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि हम इस आदमी को वापस समुद्र में डाल दें। नाउ डैट, क्योंकि देखिए ये एक वाइट मैन था, जो उनका दुश्मन था, ठीक है, तो इसलिए वो लोग ये बातें कर रहे हैं। नाउ डैट द ब्लीडिंग वो स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। और अभी जो है वो उसके घाव से खून बहना बंद हो गया था, वो खड़ा हुआ और उसने अपने हाथों से मिट्टी को साफ किया। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हना सेड स्टेडीली। तो हना ने भी बड़ी स्थिरता के साथ कहा, हाँ यही अच्छा रहेगा। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन फिर भी वो उस निर्जीव से पड़े इंसान की तरफ घूरती रही काफ़ी देर तक। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्न्ड हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। अगर हमने एक वाइट पर्सन को अपने घर में शरण दी तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अगर हम इसे एक प्रिजनर के तौर पे हमने इसको आर्मी या पुलिस को सौंप दिया तो भी वो निश्चित तौर पे मर जाएगा, वो लोग उसे मार देंगे, सदाओ ने कहा। तो द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हना सेड। तो हना कहती है कि सबसे दयालु बात तो उसके लिए यही रहेगी, हम इसको वापस समुद्र में डाल देते हैं। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उन दोनों में से कोई भी आगे नहीं हिला। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्जन अपॉन द इनर्ट फिगर। वो उस निर्जीव से जीव पर क्या कर रहे थे, मतलब एक नफरत के साथ, एक अजीब सी नफरत के साथ वो उसे घूरे जा रहे थे। व्हाट इज़ ही, हना विस्पर्ड। हना धीरे से बोलती कि वो कौन है, क्या है वो। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाओ सेड। सदाओ कहता है इसे देख के ऐसा लगता है कि ये अमेरिकन है। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने उसकी फटी पुरानी वो कैप उठाई। येस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग, अ सेलर ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। He spelled it out, US Navy. The man was a prisoner of war. तो अभी देखिए, अभी बियॉन्ड डाउट ये क्लियर हो गया था। उसने क्या किया, उसकी कैप उठाई और उसमें कुछ फेंट लेटर्स लिखे गए थे, मतलब मिट गए थे जो लेटर्स वहाँ पे लिखे गए, फिर भी हल्का सा नज़र आया। तो उसमें लिखा हुआ था कि US नेवी। तो सदाओ ने अनुमान लगा लिया कि ये एक अमेरिकन वॉरशिप से कोई सेलर है या प्रिजनर ऑफ वॉर है डेफिनेटली। अब ये क्लियर हो गया था। He has escaped, Hannah cried softly, and that is why he is wounded. तो हना बड़े हल्के से जो है वो चिल्लाती है, कहती है कि वह बच निकला है और तभी वो जख्मी है। सदाओ अग्रीड इन द बैक, सदाओ ने कहा हाँ उसके पीठ में गोली लगी है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हना सेड विद रेजोल्यूशन। वो लोग हिचकिचाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और फिर हना जो है वो दृढ़ता से एक बात कहती है, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी। वो कहते हैं कि आओ, क्या हम इसे वापस समुद्र में डाल सकते हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाओ आस्क्ड। सदाओ कहता है अगर मैं इसको डालना चाहूँ समुद्र में, क्या तुम डाल सकती हो साथ में। नो, हना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन। हना कहते हैं नहीं, अगर तुम अकेले इसे समुद्र में डाल सकते हो तो कोई बात नहीं, मतलब तुम इसे डाल दो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन। द स्ट्रेंज थिंग इज ही सेड दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। आई कैन नथिंग फॉर हिम, ही इज़ माई एनिमी, ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded. तो सदाओ हिचकिचाता है इस बात से। उसने कहा कि अजीब बात यह है ना कि ये आदमी अगर बिल्कुल ठीक होता, सही सलामत होता, तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता बिना किसी मुश्किल के। मैं उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता।
वो मेरा दुश्मन है, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं, क्योंकि मेरा देश जो है अमेरिका से युद्ध लड़ रहा है और वो तो एक आम आदमी है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि देखो इसका चेहरा कितना मूर्खों जैसा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये सही सलामत नहीं है, ये जख्मी है और मैं डॉक्टर हूँ। You also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. तो हना कहती है कि तुम इसे समुद्र में भी नहीं फेंक सकते, तो हम एक चीज़ तो ज़रूर कर सकते हैं, हम इसे अपने घर ले जा सकते हैं। But the servant सदाओ inquired. तो सदाओ पूछता है लेकिन नौकरों को क्या? We must simply tell them that we intend to give him to the police, as indeed we must, सदाओ. We must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. तो हना कहती है कि हम उन्हें बता देंगे कि हम इसे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं, और सदाओ हम सच में ऐसा करेंगे भी और करना भी चाहिए। और हमें बच्चों के बारे में भी सोचना है, तुम्हारी पोजीशन के बारे में भी सोचना है कि तुम इतने रिस्पेक्टेड सर्जन हो यहाँ पे, ये सभी ये हम सबको खतरे में डाल देगा, ठीक है, अगर हमने इस आदमी को पुलिस के हवाले नहीं किया तो। Certainly, सदाओ agreed. I would not think of doing anything else. तो सदाओ कहता है बिल्कुल मैं कुछ और करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। This agreed together they lifted the man. और इस तरह से सहमत होकर उन दोनों ने उस आदमी को उठाया। He was very light like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. और वो जो था आदमी एक मुर्गे के जैसा कमज़ोर हो गया था, जिसको काफ़ी टाइम तक भूखा रखा गया हो, और वो जैसे भूखा रखने से मुर्गे की सिर्फ पंख और स्केलेटन ही बचते, इस तरीके से वो लाइट वेट हो गया था वो पर्सन। सो हिज आर्म्स हैंगिंग दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। तो इस तरीके से उसे वो उठाकर ले जाते हैं घर के साइड वाले दरवाजे से, और उसकी बाजू में लटक रही होती है जब उसे लेके जाते हैं। This door opened into a passage and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. तो ये जो दरवाज़ा था एक गलियारे में एक पैसेज में खुलता था, और वो पैसेज को पार करके वो उसे एक एम्प्टी बेडरूम में ले जाते हैं। It had been the bedroom of सदाओ's father, और ये बेडरूम सदाओ के फादर का था, and since his death it had not been used, और उनकी मौत के बाद इसे यूज़ ही नहीं किया था। They laid the man on the deeply matted floor, और उन्होंने उस आदमी को एक मतलब यू कैन से एक थिक वहाँ पे मैट थी उसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर, उसके ऊपर लेटा दिया। एवरीथिंग देयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड। तो कहते हैं कि उस आदमी के घर में जो सदाओ के फादर थे, जो अब जिंदा नहीं थे, तो हर चीज़ जो थी वो जापानीज़ तरीके से रखी गई थी। उन्हीं का ये बेडरूम था ताकि वो खुश रहें, क्योंकि वो अपने रूम में अपने घर में कोई चेयर या कोई फॉरेन बेड जो था मतलब किसी और देश का वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हना वेंट टू द वॉल कपबर्ड्स एंड स्लिड बैक ए डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट। हना जो है वो वॉल के अंदर जो कपबर्ड्स बनी होती है उसके पास गई और एक दरवाजे को उसने साइड में खिसकाया और एक सॉफ्ट सी रज़ाई बाहर निकाली। शी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई इस बात से कि द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद अ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। कि रज़ाई जो थी वो उसके ऊपर जो कवरिंग थी वो सिल्क की थी और जो उसकी लाइनिंग थी वो प्योर वाइट सिल्क की थी। तो वो उसे उस मिट्टी से भरे हुए अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर पे ख़राब करना नहीं चाहती थी वो क्विल्ट। ही इज़ सो डर्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, वो दुखी होकर बड़बड़ाती है कि वो इतना गंदा है, मतलब मिट्टी से भरा हुआ है। येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाओ अग्रीड, इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। तो सदाओ कहता है हाँ हाँ सही कह रही हो तुम, ही इज़ सो डर्टी, अच्छा होगा कि इसे हम पहले नहला दें या साफ़ कर दें, अगर तुम कुछ गर्म पानी ले आओगे तो आई विल वॉश हिम। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर, आई विल टेल यूमी नाउ, शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। तो हना कहती है कि मैं नहीं चाहती, मैं ये सहन नहीं कर सकती कि तुम इसे टच करो, हमें सर्वेंट्स को बताना होगा कि वो यहाँ पर है, कि हम किसको लेके आए हैं, एक अमेरिकन को यहाँ पे हम अपने घर लेके आए हैं। मैं यूमी को बताती हूँ और वो बच्चों को कुछ देर के लिए छोड़ सकती है ताकि आकर वो यहाँ पे इसको वॉश कर सके। सदाओ कंसीडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी सो, ही एग्रीड, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। तो सदाओ उस बात को एक पल के लिए सोचकर कहता है कि चलो ठीक है, तुम यूमी को बताओ और मैं बाकी के नौकरों को जो है ये इस बारे में बता देता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टॉप एंड फील हिज पल्स। लेकिन उस आदमी के
बेजान चेहरे पर, अनकॉन्शियस फेस के ऊपर जो बहुत ज़्यादा पीलापन छाया हुआ था, इससे क्या हुआ, सदाओ ने पहले झुक के उसकी पल्स को फील किया। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, ये हल्की थी लेकिन अभी भी चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट अगेंस्ट अ मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, उसने अपना हाथ उस आदमी की जो ठंडी ब्रेस्ट थी, छाती थी, उसके ऊपर रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, और उसका दिल भी अभी जिंदा था, मतलब चल रहा था, धड़कन चल रही थी उसकी। He will die unless he is operated upon, Sadao said, considering the question is whether he will not die anyway. तो सदाओ कहता है कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। और उसके बाद वो खुद ही सोचता है कि बात ये है कि क्या इसके किस्मत में मरना ही नहीं लिखा है क्या, मतलब ऑपरेशन ना किया तो भी मर जाएगा, और ऑपरेशन करने के बाद ये कौन सा जिंदा बचेगा अगर हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे तो। हना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव। हना डर से चिल्लाती है, कहती है कि इसे बचाने की कोशिश मत करो, क्या होगा अगर ये जिंदा हो जाएगा तो, मतलब क्या होगा अगर ये जिंदा हो गया तो। व्हाट इफ ही शुड डाई, सदाओ रिप्लाइड, सदाओ जवाब देता है क्या हो जाएगा अगर ये मर गया तो। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, वो उस निर्जीव से आदमी की तरफ अजीब तरीके से घूरता हुआ वहाँ पे खड़ा रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाइटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, कहते हैं कि इस आदमी के अंदर जो वाइटैलिटी है, जो लाइफ फोर्स है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अद्भुत रही होगी, वरना वो अब तक मर चुका होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बात और भी थी कि वो काफ़ी यंग था, अभी शायद 25 ईयर्स का भी नहीं था। तो हना पूछती है उसे, यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हना कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ऑपरेशन से मर जाएगा। हना आस्क्ड, यस सदाओ सेड, सदाओ ने कहा हाँ। हना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न्ड अवे। हना इस बात को थोड़ा सा डाउटफुल तरीके से कंसीडर करने लगी, क्योंकि उसको पता था कि उसका हस्बैंड एक अच्छा सर्जन है और वो उसे मरने नहीं देगा। और जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सदाओ जो है वो दूसरी तरफ मुड़ गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, तो उसने कहा कि किसी न किसी कीमत पे कुछ ना कुछ तो इसके साथ किया जाना चाहिए। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहला स्टेप इसे मतलब साफ़ किया जाना चाहिए। He went quickly out of the room and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. वो एकदम से कमरे से बाहर आया और हना उसके पीछे पीछे आ गई, क्योंकि वो उस वाइट मैन के साथ अकेले छोड़े जाना नहीं चाहती थी। He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy, a menace living or dead. तो ये जब से उसने अमेरिका छोड़ा था हना ने, तो एक पहला एक वाइट मैन था जो वो देख रही थी, और अब वो समझती थी कि उन लोगों से जो वहाँ रहते थे या उन अमेरिकन से उसका कोई लेना देना नहीं था, और ये यहाँ तो उसका दुश्मन था, एक खतरा था उन लोगों के लिए, जिंदा या मुर्दा दोनों ही सूरत में।